हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या बोलता है कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A। मतलब सिंपल सी बात है कि हमने एक तार लिया, ठीक है, क्या लिया बच्चा, एक वायर लिया, और उस वायर का जो लेंथ है वो कितना दिया गया है, उस वायर का जो लेंथ है वो हमको दिया गया है L। ठीक है, यहां पे देखो आप, ओके, जस्ट अ मिनट। सॉरी, क्या हो रहा है ये। ये था, ठीक है, ओके। तो ये वाला हमारा पोर्शन है, तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। जस्ट अ मिनट, ब्लैक कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो, एक वायर है बच्चा, बहुत बड़ा वायर है, आप ध्यान से समझो, ठीक है, विद कंसेप्चुअल चीजों को समझो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बताना चाहता हूं। वो एग्जांपल मैं क्या पिक करूं, कैसे पिक करूं। चलो ठीक है, ये मेरे पास एक साइड में रखा हुआ वायर है, ठीक है, आप देखो, बहुत अच्छा वायर है ये। ठीक है, अगर आप इसको नोटिस करो तो ये आपका वायर है, काफी बड़ा है ये, ठीक है। तो इस वायर का बच्चा जो लेंथ है ना वो कितना दिया गया है, L दिया गया है, ठीक है, ओके। और तथा ए की मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। अब देखो, ये जो मोटाई है, किसकी मोटाई, इस तार की मोटाई, कौन सी मोटाई, अब देखो ये वाली मोटाई नहीं, अब समझने के लिए हम कैसे समझेंगे। अब देखो ये है, जब आप इसको यहां से कट कर दोगे ना तो बीच में जो क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा ना वो इसकी मोटाई होगी, इस तार की, ठीक है। मैं इसी तार को मानता हूं, ओके। का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जो एल है वो कितना है बच्चा, एल है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जो मोटाई है, मोटाई का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना दिया गया है, ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी भी कंडक्टर में एक ऐसा गुण होता है जो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करता है, बाधित करता है, रोकने की कोशिश करता है, तो हम उसको प्रतिरोध बोलते हैं या फिर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है बच्चा वो कितना है, R इज इक्वल टू कितना दिया गया बताओ, 4 ओम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो जो चीजें मेरे को दी गई हैं वो मैंने अपने दिमाग में नोट कर लिया, उसके बाद जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर करूंगा, ठीक है। अच्छा, पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A होगी। देखो, अब पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, अब देखो यहां पे जो तार है बच्चा, ठीक है, ये जो तार है बदला नहीं है, पदार्थ इसका वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें जो मैं रो इस्तेमाल करूंगा, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर तार की रेजिस्टिविटी होती है। तो मान लेता हूं ये L1 है और ये A2 है और ये R क्या है, R1 है, ठीक है, क्लीन है ये बात। अब देखो ये R1 है, ओके। तो यहां पे बच्चा जो रो होगा वो कितना होगा, रो तो रो ही होगा ना, क्योंकि जो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो बदलेगा नहीं। हाँ, ये चीजें बदल सकती हैं बट ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो बदलेगा नहीं। तो हमने क्या किया, दूसरा एक और तार लिया इसी मटेरियल का। तो अब देखो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L जो हो गया मेरा अब की बार L/2 हो गया, ठीक है। अच्छा, मोटाई, मोटाई का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, कौन सा जो दूसरा तार है, मटेरियल यही है, ठीक है। तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना हो गया, ये A1 कर दिया मैं, यहाँ पे A2, ठीक है, L1, A2 कितना हो गया बच्चा, L/2 हो गया, सॉरी 2A हो गया, ठीक है। समझो क्लीन एकदम, जो जो चीजें दी गई मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, सर प्रतिरोध तो वही होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है, मटेरियल का गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो R2 की वैल्यू आएगी बच्चा वो कितना आएगी, वो भी कितना आएगी, 4 ओम आएगी, तो इसमें भी कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, लास्ट में पूछ क्या रहा है कि अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो ये प्रतिरोध जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो R1 4 ओम है, तो इस केस में क्या होता है आपको पता है, रो चेंज नहीं होता, R1 या R2 जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बच्चा जो R2 है वो मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे जो रो2 होगा, सॉरी रो2 कितना होगा, वो रो ही होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लीन है, ओके। तो देखो एक लोकेशन, एक सिचुएशन मेरे को ये मिल गई और एक सिचुएशन मेरे को ये मिल गई, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन में मैं चीजों को करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ। देखो,
मैंने आपको पढ़ाया था R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको याद है? बिल्कुल सर। तो ये सारा जो वैल्यू है बच्चा ना उठा के इसमें डालो, तो आपको क्या मिलेगा, मैं इसको R1 कर देता हूं, ठीक है। तो R1 मेरा कितना है, 4 है, ठीक है। रो की वैल्यू वही रहेगी, एल की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एल की वैल्यू सर एल हो जाएगी, ठीक है। और ए की वैल्यू बच्चा ए ही है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहीं पे रहने दूं तो ये मेरा हो जाएगा 4a/l हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल सर, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। अब देखो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो फॉर्मूला है मैं यहां पे अप्लाइड करूंगा, ठीक है। तो हम नोटिस करते हैं क्या होगा, देखो मैं तार लेके घूम रहा हूं, ठीक है, कोई नहीं, तार लेके घूमना कोई, ठीक है। अब यहां पे फिर वही वाला फॉर्मूला R इज इक्वल टू एल अपॉन ये फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अब देखो मेरे को यहाँ पे R2 निकालना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, R2 कर दिया, और जो रो था, अब देखो जो रो है मेरा बच्चा वो कितना, वो तो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। L क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे L/2 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, L/2, और A कितना हो गया सर, 2A हो गया, तो यहाँ पे 2A हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब यहां से मैं अगर रो को फाइनलाइज करूं, यहां पे केवल रो को रहने दूं, तो देखो R2 का गुणा किस में हो जाएगा, 2A में, तो ये हो जाएगा मेरा 2A R2 हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये जो L/2 होगा, जब ये L/2 इधर आएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा और L क्या हो जाएगा बच्चा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लीन है। अच्छा यहां से रो की वैल्यू क्या निकलेगी आप बताओ, 2 2 4A R2 अपॉन L, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे रो की वैल्यू क्या है, 4A अपॉन L है, और यहां पे रो की वैल्यू क्या है, 4A R2 अपॉन L है। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं, मतलब इस ये जो 4A अपॉन L है इसको मैं इसके बराबर कर दूं तो कोई दिक्कत आपको नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यहां पे करता हूं, थोड़ी सी जगह हमारे पास बची हुई है, तो पहले मैंने 4A अपॉन L कर दिया, 4A अपॉन L इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये कितना है, ये है सर 4A अपॉन 4A R2, यहां देखो R2 भी तो है, अपॉन L, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4A से कैंसिल हो गया, L से कैंसिल हो गया, और R2 मेरा कितना निकला बताओ, R2 कितना निकला बताओ खटैक से जल्दी से, R2 कितना निकला बताओ। सर R2 आपका निकला है, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे ठीक है, हाँ ठीक है। तो R2 यहाँ पे मेरा निकल रहा है 1 ओम, क्या बोलते हो, R2 की वैल्यू यही निकल रही है। तो फाइनली ये जो पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो कितना निकल रहा है, उसकी जो वैल्यू मेरे को, ठीक है। तो जो मेरा R2 की वैल्यू है वो कितनी निकल गई बच्चा, 1 ओम निकल गई। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना है, देखो एक बार मैं दोबारा बताता हूं, यहां पे देखो ये फॉर्मूला आप जानते हो, जो चीजें पहले सेक्शन में आपको दी गई ना उनको आप यहाँ पे राइट कर दो, ठीक है, और सबको राइट करके उठा के इसमें डाल दो और रो इज इक्वल टू 4A अपॉन L बना लो, ठीक है। अब सेम यही वाला काम यहां करना है, दूसरे लाइन में जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है उसमें जो जो चीजें दी गई है वो आप यहाँ पे राइट कर लो, और फिर सबकी वैल्यू उठा के इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, और फिर यहां से भी रो की वैल्यू निकाल लो। अब देखो रो इज इक्वल टू दिस एंड रो इज इक्वल टू दिस, अब क्या करो इन दोनों को आपस में बराबर करके यहां से R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपको 1 ओम आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ओके अगला नेक्स्ट है बच्चा मेरा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। शायद वो वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करा था तो मैंने करवा दिया। उसके बाद देखो हम रेजिस्टेंस को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, सबको पता है। पहला जो हमारा तरीका है वो क्या है, सीरीज में। सीरीज क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसको हम सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एक परिपथ है, मान लो ऐसे मैंने कर दिया, तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया, अब ऐसे करके आप कितना भी जोड़ते चले जाओ तो क्या हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये जो आपका बच्चा कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है आपका, मान लो इसको R1 बोला, इसको R2 बोला, इसको R3 बोला, तो ये सीरीज में फिटेड है सब, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बड़ा वाला सिरा प्लस होता है, छोटा माइनस होता है, और जो हमारी धारा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होते हैं। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए और जाननी चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद रजिस्टर्स इन पैरेलल, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया जिसको सही कर लेना। और पैरेलल का क्या मतलब होता है, समानांतर, सबको पता है, ठीक है, एक के बाद दूसरा पैरेलल। तो इसको भी हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चा ना, जैसे मान लो यही सेम परिपथ मैंने बनाया और मैंने क्या करा, ऐसे जाके फिर ये ऐसे एक पैरेलल कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक निकाल दिया,
ठीक है, फिर ऐसे करके ये निकाल दिया, ठीक है, फिर ये मिल के फिर ये दोबारा क्या हो गया, वापस इस यहाँ जो माइनस वाला पॉइंट था वहाँ पे आके ऐड हो गया। तो यहाँ पे इसको मैंने R1 माना, इसको R2 माना, इसको R3 माना। अब देखो ये जो R1 है वो R2 के पैरेलल है, R2 के पैरेलल कौन है, R3 है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन का सेटअप है बच्चा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, मतलब समानांतर में संयोजित प्रतिरोधक बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बाकी अभी इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपको क्लैरिफिकेशन बड़े आराम से हो जाएगा, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये वाला सीरीज में है आपका, देखो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और यहाँ देखो ये पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि देखो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, अब बैटरी ऐसे है पूरा परिपथ, तो देखो R5 जो है, R4, R3, R2, R1 ये सब क्या है, देखो पैरेलल में आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आता है? ओके, नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है बच्चा रेजिस्टर इन सीरीज। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जैसे होता नहीं बाल की खाल निकालना, तो वही करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम खाल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताता हूँ। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा परिपथ दिख रहा होगा, इसमें एक R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बात आपको बताता हूं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, ये बात सबको पता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं सीरीज में, सीरीज की एक खासियत होती है क्या, कि सोच के देखो ना, ये करंट अगर यहां से निकला तो कहां जाएगा, ये बताओ, कहीं इसके पास अलग पाथ है जो निकल के चला जाएगा, दिख रहा है आपको? अच्छा, जो करंट इसमें जाएगी वही एक ही पाथ है, तो वही इसमें भी आएगी, वही इसमें भी आएगी, और वो पूरे के पूरे परिपथ में वही करंट आई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमने एक 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 चीज निकाला, क्या निकाला, कि जो सीरीज में सर्किट्स लगे होते, एक सर्किट है जिसमें अगर चीजें सीरीज में अरेंजमेंट है, तो उसमें जो आई होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, उसमें आई क्या होता है बच्चा, फिक्स होता है। तो यहां पे कभी भी अगर हम आई की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि I1 I2 I3 कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो I होगा ना वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ पे I जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी बात करते हैं, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर विभवांतर की। देखो ये जो बैटरी का विभवांतर है बच्चा वो कितना है, Vs है। ठीक है, और ये वाला जो R1 है आपका रेजिस्टेंस है, तो इसके बीच जो विभवांतर होगा वो कुछ और होगा, इसके बीच कुछ और होगा, इसके बीच कुछ और होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर आप तीनों का सम अप कर दोगे ना तो वो Vs के बराबर हो जाएगा। ये होता है सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स, बता रहा हूं आपको सीरीज का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, Vs बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इस वाले सर्किट के लिए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। ठीक है, और I तो मेरा फिक्स है। अच्छा ओके, अब देखो ओम का लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR, यही बोलता है। ठीक है, तो अगर मैं इस बैटरी की बात करूं, ठीक है, बैटरी की बात करूं, तो मान लेता हूं कि ये जो पूरा परिपथ है आपका, जो आपको पूरा सर्किट डायग्राम दिख रहा है, इसका जो मैं मान लेता हूं, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इसकी जो रुकावट है वो टोटल रुकावट कितनी है, R है। कितना मान लूं, R मान लूं। तो ये R मैंने प्लेस कर दिया, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने मान लिया V। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चा वो कितना है, I है। तो I तो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको कर दिया Vs इज इक्वल टू I फिक्स है, R क्या है, कंप्लीट डायग्राम का क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो Vs इज इक्वल टू IR मैंने कर दिया। ओके, ठीक है, अब देखो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब मैं एक एक के लिए निकालूंगा क्या, करंट। ठीक है, अब एक एक के लिए निकालूंगा। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो बच्चा, I इज इक्वल टू Vs अपॉन R लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिख सकता हूं ना। I इज इक्वल टू Vs अपॉन R लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ओके, या फिर इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या सर, इसको हम लिखते हैं, देखो Vs इज इक्वल टू IR आपको शो हो रहा है। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं R बराबर Vs अपॉन I। तो मतलब लिखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, वो हम क्या करेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे अपने अपने, हमारा जो भी लॉजिक काम करेगा करते समय। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं बताता हूं वही आपको करना है, आपको अपना ये वाला यूज करना है। ठीक है, अगर आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे ना, तो आपको फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लैरिटी की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे। ठीक है ना, ओके, तो जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं, मैं बस बता रहा था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद अब देखो Vs इज इक्वल टू IR हो गया। ठीक है, अब मैं अब इस पहले वाले की बात करूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें V1, ठीक है, इनके बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। ठीक है, करंट बच्चा सब में एक ही होगा, ये सबको पता है सर, करंट तो सब में एक ही होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको सर लिख सकते हो I इज इक्वल टू R1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब देखो V2 की बात करूं मैं, तो V2 इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं बच्चा, I इज इक्वल टू R2। ठीक है, जैसे मैंने एक को करा वैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट सब में यूज कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही ना, ठीक है ओके। उसके बाद जो मेरा बच्चा V3 है वो कितना है, I इंटू R3 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये समझ में आता है कि नहीं आता, इतना आसान था ना। देखो बस ध्यान देना कि जो सर्किट जब सीरीज में कोई चीजें फिट होती हैं तो उसमें जो V होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो हर एक R1 के साथ क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो I होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स होता है, उसका वैल्यू आप बदल किसी भी कीमत पे नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो मैंने पहला इक्वेशन बनाया था, ये जो ऊपर सबसे पहले मैंने लिखा था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी वैल्यू देखो VS V1 V2 V3 सबकी वैल्यू उठा के इसमें डाल देता हूँ। किसमें, इन सब की वैल्यू जो है बच्चा उठा के ना मैं इसमें डाल देता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको मैं पहले हटा दूं। ठीक है, हाँ देखो ये है मेरा, इस मतलब आप इसमें देखना। ठीक है, ये पहले VS की वैल्यू डाल रहा हूं IR, तो यहां IR लिख दिया मैंने। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ V1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई, IR1 दी गई है, तो मैं यहाँ पे IR1 डाल देता हूं, प्लस यहाँ पे देखो बच्चा V2 की वैल्यू कितनी दी गई, IR2 दी गई है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखो V3 का वैल्यू कितना दिया गया बच्चा, IR3 दिया गया। ठीक है, IR3। ठीक है, यहां तक क्लीन है। ओके, अब देखो बराबर, अब देखो यहाँ पे IR है इज इक्वल टू, देखो इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो I बाहर निकल गया, और ब्रैकेट में आपका क्या बचा बच्चा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, यही ना बचा। हाँ ठीक है, अब देखो I इधर भी है, I इधर भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मेरे को क्या मिला, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो मिला ना। अब आप मेरे को बताओ, जब मैंने R को अज्यूम किया था तो क्या अज्यूम किया था, सर आपने अज्यूम किया था कि ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में सेटअप है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबको ऐड करके उनको निकाल सकते हैं। यही तो मतलब निकला ना। देखो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सबको ऐड कर दिया तो मेरे को पूरे सर्किट का क्या हो गया, पूरा जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट था उसका रेजिस्टेंस निकल के बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको केवल 2 स्टेप याद रखना, पहला ये वाला कि जो विभवांतर होता है सबके समअप के बराबर होता है, और उसके बाद ये वाला एक एक करके फॉर्मूला लगा दो और यही उठा के इसमें डाल दो, फाइनली आपको ये मिल जाएगा। समरी है ये, कंक्लूजन। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ मेरे पास एग्जांपल्स भी आ गए। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगा। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका जो रेजिस्टेंस है बच्चा वो कितना है, 20 ओम है। ओके, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट first the total resistance of circuit, the current through the circuit and the potential difference across the electric lamp and conductor। ठीक है, बड़ा आसान है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने फिगर का नॉमिनेशन करा है, तो मैं सोच रहा हूँ फिगर हम खुद बना लेते हैं। ठीक है, जो कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, सही रहेगा ना। हाँ बिल्कुल। ओके, देखो क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक लैंप है हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैंने ये लैंप का पहले बना लिया, उसके बाद एक कंडक्टर है मान लेता हूँ, वो कुछ इस तरह से मैंने दिखा दिया। ठीक है, फिर ये मिला दिया, ये प्लस है ये माइनस है, बैटरी जो है आपकी 6 वोल्ट की है, और इसका जो लैंप का रेजिस्टेंस है बच्चा वो कितना है, 20 ओम है। ठीक है, तो ये मेरा 20 ओम हो गया, और जो आपका कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस बच्चा कितना है, 4 ओम है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने जो बोला वो मैंने वहां पे छाप दिया। ठीक है, वहां पे फिगर आउट कर दिया। ओके, अब हम करना शुरू करते हैं। तो पहले में ए में क्या पूछ रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब सोच के देखो, ये जो कॉम्बिनेशन है लैंप का और कंडक्टर का, ये आपस में कैसा कॉम्बिनेशन है, सर सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, दोनों सर ऐड ऑन हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे, मतलब 20 और 4 को आप ऐड करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट डायग्राम का आपको मिल जाएगा। और मैं मान लेता हूँ अगर वो R है तो कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा। कोई डाउट,
नहीं, बड़ा आसान था ना ये तो सिंपल था, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बी में क्या पूछ रहा है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा द करंट थ्रू आउट द सर्किट। अब इसमें मेरे को निकालना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, ठीक है। तो आपको पता है करंट बराबर क्या होता है, या करंट इज इक्वल टू, हम सब ओम का लॉ पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहां से I फाइंड आउट करना है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा V कितना है सर, 6 है, ओके, और R टोटल कितना है इसका, R 24 है, तो ये मेरा हो गया 60/24, तो ये मेरे को करंट मिल गया, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 तिहाई 6, 2 1 9, 2 दूनी 4, ये 15 हो गया, ये 2 छक 12, 6 दूनी 12, 13 14 15, 2.5 एम्पियर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे को 2.5 एम्पियर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा परिपथ है, इसमें जो आपका विद्युत फ्लो होगा वो कितना होगा सर, 2.5 एम्पियर फ्लो होगा, ठीक है। क्लीन है ना, बहुत आसान था ये। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या पूछ रहा है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। अब देखो ये कह रहे हैं कि इसके बीच कितना विभवांतर होगा और इसके बीच कितना विभवांतर होगा, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको पता है ये सीरीज में है, तो आई जो होगा वो मेरा हमेशा फिक्स होगा, तो आई की वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करेगी। अच्छा, अब देखो कैसे निकालेंगे, ये वाला सी वाला है ना, ध्यान से देखना। तो पहले लैंप की बात करता हूं, देखो मैं मान लेता हूं लैंप के बीच जो विद्युत विभवांतर है वो कितना है, V1 है, ठीक है। तो आपको पता है ओम्स का लॉ क्या होता है, V1 इज इक्वल टू आई R1, ठीक है। आई तो फिक्स है, आई तो सब में सेम रहेगा, तो वो तो 2.5 एम्पियर रहेगा ही, तो मैं इसको बदलूंगा नहीं। यहां पे देखो V1 कितना निकालना है, तो I की वैल्यू कितना है सर, 2.5 मल्टीप्लाई R1 कितना है, लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है सर, 20 ओम है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरे को लग रहा है ना, ये आ जाएगा आपका 5 ओम आ जाए, सॉरी 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो लैंप है उनके बीच जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 5 वोल्ट, ओके। अगेन अगर हम बात करें किसके, चालक मतलब कंडक्टर का, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू तो यही रहेगी, और वहां पे जो R है वो कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये हो जाएगा 10 वोल्ट। क्या बोलते हो, कोई डाउट किसी के मन में, ठीक है। आसान था भाई, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस अगर आपने ये एक स्टेटमेंट पढ़ के वो फिगर आउट कर लिया ना, उसके बाद सब कुछ आसान है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ भी आपको नहीं करना है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला है कि ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, okay, a 5 ohm resistor, a 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in a series, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा बड़ा है बट बहुत आसान है, ठीक है। हमको क्या करना है, स्कीमेटिक डायग्राम केवल बनाना है, ठीक है, ओके। तो चलो करते हैं सीधे, पहले पढ़ते हैं क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, पहली बात तो ये सीरीज में है, तो फिर यहाँ पे तो टेंशन अपनी खत्म हो गई, क्योंकि सीरीज वाला करने में थोड़ा आसान होता है, ओके। उसके बाद ड्रॉ सर्किट, अब देखो बैटरी है कितनी वोल्ट की, 3 सेल्स हैं, 3 सेल हैं 2-2 वोल्ट के, ओके। तो पहले हम यहाँ पे सेल बना ले, ठीक है। एक सेल ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया, और उसके बाद एक ये वाला हो गया, ठीक है। देखो ये जो बच्चा गैप होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक सेल हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चलो और देखो ये जो बैटरी, ये जो सेल है बच्चा ना, ये कितने कितने वोल्ट के हैं, 2 वोल्ट का ये है, ये भी 2 वोल्ट का है, और ये भी 2 वोल्ट का है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, सबको ऐड कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो सबका कंबाइंड हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 6 वोल्ट सबको कंसीडर कर सकता हूँ, ये पूरा सिस्टम जो है वो 6 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। चलो यहाँ तक तो काम हो गया। उसके बाद 3 सेल्स कंसिस्टिंग हमने एड ऑन कर दिया, 5 ओम रेजिस्टर। अब देखो ये सीरीज में है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा वाला कितना है, 8 ओम है, तो ये 5 ओम हो गया। दूसरा वाला कितना है बच्चा, 8 ओम है, मतलब 8 ओम का है, तो ठीक है, ये भी मैंने कर दिया। थर्ड वन इज दैट इज 12 ओम, ठीक है, तो ये मेरा 12 ओम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अभी एक प्लग की और भी इसमें करना है, तो प्लग की जो होता है बच्चा वो कुछ ऐसे होता है शायद, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, प्लग की कर दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल। तो बस बनाना था, हमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। अगर कुछ ये पूछेंगे तो हम बताएंगे, जब पूछा ही नहीं तो बिना पूछे नहीं बताएंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल।
तो ये हो गया किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी है, एक 5 ओम प्रतिरोध की है, एक 8 ओम प्रतिरोध की है और एक 12 ओम प्रतिरोध की है, तथा जो प्लग कुंजी है सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है, मतलब सीरीज में है सब। देखो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, सीरीज में है। बना दिया मैंने, ठीक है ना, आसान था ना। ओके नेक्स्ट, उसके बाद मेरा बच्चा अगला आता है। अगला क्या है, अगला है देखो, redraw the circuit of question 1 putting in an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the reading in the ammeter and the voltmeter? ठीक है, अब ये हिंदी में है, हिंदी वाले हिंदी पढ़ ले कि प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। अमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? ये पता क्या पूछ रहे हैं, ये आपका करंट पूछ रहे हैं और साथ में वोल्टमीटर क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके चलो करना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो 12, ठीक है, यही वाला परिपथ है अपना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चा ना सेम यही वाला परिपथ हमको बता रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर तथा 12 वोल्ट के प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। अमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? ठीक है, ओके चलो करते हैं। करना क्या, इसी को उठा के छाप दो। ठीक है, छापना क्या, पहले इसको छाप देते हैं, फिर इसमें हम अमीटर ऐड कर देंगे और साथ में क्या ऐड कर देंगे, वोल्टमीटर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो पहले मैं ऐसे सिंगल बना रहा हूँ। ठीक है, आप परेशान मत होना। पहला मेरा प्रतिरोध था, दूसरा वाला था, ठीक है, तीसरा भी था। ओके ठीक है, ये बैटरी जो मेरी थी ये 6 वोल्ट की थी, आपको पता है। ओके, यहाँ पे एक प्लग की था, ये सारी चीज़ तो मेरे पास पहले से मौजूद थी। ठीक है, ओके उसके बाद चलो मैं यहीं पे एक अमीटर ऐड कर देता हूँ। ऐड हो गया अमीटर, बिल्कुल सर हो गया ना। अच्छा, अब देखो मापने के लिए अमीटर था 12, जो 12 वाला रेजिस्टेंस है 12 ओम का, उसके बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर भी लगाना है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो, ये 5 था, ये 8 था, ये 12 था। ठीक है, तो ये मेरा 5 हो गया, ये 8 हो गया और ये 12 हो गया। अब इसके बीच मेरे को वोल्टमीटर लगाना है जैसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐसे करा, ये V कर दिया और ये मिला दिया। ठीक है, तो ये मेरा 12 जो है 12 क्या हो गया, वोल्टमीटर हो गया 12 ओम के प्रतिरोधक के बीच, और फिर देखो अमीटर लगा ही दिया है, फिर ये ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता है? तो हो तो गया। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इसका पाठ्यांक क्या होगा और इसका पाठ्यांक क्या होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो अमीटर है मैं उसको यहां भी ज्वाइन कर सकता था, कहीं भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सीरीज में क्या होता है, सीरीज में कभी भी करंट जो होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो मान लेता हूँ यहाँ ये प्लस हो गया, ये माइनस, करंट यहाँ से चला। ठीक है, अब पहला क्या पूछ रहे हैं ये कि कितना करंट इसमें फ्लो होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है। हाँ सर बिल्कुल, I पूछ रहा है तो I बराबर क्या हो जाएगा बताओ, V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, अब देखो V कितना है, टोटल विभवांतर पूरे सर्किट का कितना है, 6 वोल्ट है, तो ऊपर मैंने 6 डाल दिया। और ये जो R है बच्चा ना, ये क्या होता है, ये जो R है ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। अब देखो ये 5, 8 और 12 क्या है, सीरीज में है, तो जो मेरा इन सब का पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो इनको जोड़ने पे ही तो निकलेगा। क्योंकि मैंने आपको सीरीज वाले में पढ़ाया था कि अलग इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं, सीरीज में अगर होते हैं तो उनको ऐड ऑन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया, 8, 5, 13, 13, 12 कितना हो गया, 25, तो 6/25 हो गया। तो ये आपका जो हो गया क्या निकल आया, करंट निकल आया। इस पूरे के पूरे सर्किट में आपका 6/25 क्या निकल आया, करंट निकल आया। ठीक है, ओके, तो हमारा पहला जो अमीटर है उसका पाठ्यांक कितना आएगा बताओ, इतना आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो आपको ये वाला पाठ्यांक इसके अंदर दिखेगा। अब इसका थोड़ा वोल्ट मीटर वाला देख लेते हैं। अच्छा, वोल्ट मीटर का क्या सीन है कि वो केवल 12 ओम का जो प्रतिरोध वाला है उसके बीच ही पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है। अब देखो करंट तो फिक्स होगी, करंट इसमें भी यही होगी। ठीक है, अच्छा तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आप बताओ, आई आर। ठीक है, I की वैल्यू कितनी है सर, 6/25, अब ये भी निकाला है मैंने। और जो R है इसका R का मतलब वो वाला R नहीं, इसका R, ठीक है, वो कितना है, 12 है सर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 12×6 = 72 अपॉन 25।
वोल्ट। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वाली जो रीडिंग होगी बच्चा ना, वो इसमें शो होगी, कौन से वोल्टामीटर में शो होगी। तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आता है। ओके, तो इस तरह से ये वाला भी हमारा हो गया। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पैरेलल। अब देखो रजिस्टर जो है, अभी तक हम सीरीज में पढ़ रहे थे, अब हम पैरेलल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैरेलल में हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट अ मिनट 30, ठीक है। ओके, पैरेलल में क्या होगा बच्चा, पैरेलल में देखो कुछ नहीं होता, मैंने आपको अभी भी बताया था। आप सिंपल एक सर्किट बनाओ, ठीक है। जैसे ये मेरा एक सर्किट है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैंने बना दिया। ओके, फिर बीच में से मैंने एक ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर ये गया, ये आ गया, ये आ गया, ये, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया और इसको R3 मान लिया, ठीक है। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, पैरेलल है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज भी तो होगा, ठीक है। अच्छा, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, करंट I फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली क्या बात है, ये जो पॉइंट है, जब यहाँ पे करंट पहुंचेगा तो अब उसके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। ये जो I है बच्चा, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसको जाने के लिए 3 रास्ते हैं। अच्छा, ये रास्ते किसमें कितना करंट जाएगा, ये कौन निर्धारित करेगा, ये R1 R2 R3 बताएंगे कि हमारे अंदर कितना करंट आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका R1 बड़ा होएगा वो करंट को क्या करेगा, कम लेगा, जिसका R2 कम होएगा वो करंट को ज़्यादा लेगा, जिसका R3 कम ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, अपने अंदर करंट को लेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो मेरा करंट जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो वो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो मान लेता हूँ इसमें जो करंट आया बच्चा वो I1 आया, इसमें मैं मान लेता हूँ I2 आया और इसमें आ गया I3, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो देखो ये पॉइंट, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सर वो तो फिक्स लग रहा है, फिक्स लग रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पैरेलल सर्किट होता है ना, रेजिस्टर अगर पैरेलल में है तो जो पूरा का पूरा सर्किट होता है ना, उसमें जो V होता है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो फिक्स होता है। करंट क्या होता है वो वेरी करता है, लेकिन इसके पहले वाले सीन में क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा था लेकिन करंट फिक्स था। तो ये वाला पॉइंट जो है बहुत जरूरी है, ये आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। ओके, तो अब देखो सिंपल सा बात है, अब मैं ओम का लॉ लगाना शुरू करूंगा, बहुत आसान है। आप मेरे को बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो पहला वाला सर्किट है R1 वाला, तो इसमें मैं V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, सर I1 और R1, ठीक है। तो पहले वाले में जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है, दूसरे वाले में कितना होगा, V इज इक्वल टू I2 R2, तीसरे वाले में कितना होगा, V इज इक्वल टू I3 और R3, ठीक है। यहां तक बात क्लीन है कि नहीं क्लीन है, बिल्कुल सर यहां तक तो बिल्कुल क्लीन लग रहा है। ओके, अब सोचो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ बताओ मेरे को तरीका। मुझे क्या निकालना है, चलो एक काम करता हूं बच्चा, देखो सोचने वाली बात है, यहां पे कंसेप्ट तभी क्लियर होगा, आप कंसेप्चुअली चीजों को तभी पढ़ पाओगे जब आप खुद सोचोगे, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूं जो पूरा सर्किट है, पूरा का पूरा सर्किट, इसमें जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो करंट I है, ठीक है। अब देखो यहां से जब I1 गया, I2 गया, I3 गया, तो जब यहां से निकलेगा तो क्या निकलेगा, I ही तो निकलेगा। बाद में क्या होगा, तीनों जो I हैं वापस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, I जो पूरा करंट था, पूरे सर्किट का करंट, अगर वो एक साथ मैं करूं तो I1 I2 प्लस I3, ये मैंने कर दिया, ठीक है। ओके, अब ये जो वैल्यू है, अब देखो ये जो I है और ये V है, ठीक है। मैं मान लेता हूं पूरे परिपथ का, देखो हर जगह मानना है, पूरे परिपथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, पूरे परिपथ का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं I की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो V तो फिक्स है, V में तो कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, तो I की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, V अपॉन R, बताओ। हाँ सर ये ओम का लॉ है ना, तो I पूरे परिपथ की बात कर रहा हूं, तो पूरे परिपथ में करंट I है, V मेरा फिक्स होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो R है वो मैंने मान लिया कि पूरे परिपथ का जो R है वो कैपिटल R है, ठीक है, मान लिया। अच्छा, अब I1 को भी अगर ओम के लॉ के थ्रू मैं निकालूं तो देखो V तो मेरा फिक्स है, ठीक है, और जो I1 इसमें का है वो कितना है, R1 है, ठीक है। तो ये मेरा R1 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान है। देखो
ठीक है, प्लस फिर I2 को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ V/R2, फिर I3 को मैं लिख सकता हूँ V/R3। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब देखो इन सब में कॉमन क्या है, देखो ऊपर V बैठा है और सबके ऊपर V बैठा है, तो इसका मतलब ये जो V है ना सब में से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको निकल के आया ये किस में एप्लीकेबल है, पैरेलल सर्किट अगर है तो। ठीक है, पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस सेटअप है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो और यहां से पूरे के पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब सोचो कितना आसान था। ठीक है, अब इसी को समझने के लिए लोग दुनिया भर का करते हैं, इधर उधर उधर कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है। एक बस कंसेप्ट आप याद रखो, बिल्कुल चीजें 1 to 1 सिंपल वे में करते जाओ, चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसमें मेरे को लगता है आपको कोई डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो बच्चा इसी के साथ मैं इस क्लास को ओवर करता हूं। ठीक है, बाकी कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, इसके रिगार्ड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना उसको हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से रिवाइज करो। ठीक है, और इन चीजों को समझो कि मैंने करा कैसे है। बार बार वीडियो को देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार देख सकते हो ना उतनी बार देखो और करना शुरू करो। कॉपी में कॉपी नोट्स लेके बैठोगे, सोचोगे और करोगे ना, तो मैं आपको बताऊं फिजिक्स बहुत अच्छी आने वाली है आपको। ठीक है, अगर आप जुड़े रहोगे और चीज़ों को अच्छे से करते रहोगे तो मैं बता रहा हूँ फिजिक्स का एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, बाय, गुड बाय।